नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास के अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, रीट, वीडियो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये इस टॉपिक, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, ये कॉमन टॉपिक है, सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर लागू होता है। तो एकीकरण की मैं बात करूँ, आपको क्या ध्यान में रखना है। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उससे थोड़ा सा पहले क्या है, माउंट बेटन नाम से एक योजना आई थी। कौन सी योजना? माउंट बेटन योजना। चलिए शुरू करते हैं अपने। माउंट बेटन योजना आपने पढ़ा भी होगा। ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और एक तरफ क्या है, साथ में संविधान निर्माण का जो काम था वो चल रहा था। उससे थोड़ा सा पहले, कब? 3 जून 1947 को एक योजना आती है। कौन लेकर आते हैं? अंतिम वायसराय माउंट बेटन लेकर आते हैं। इन्होंने क्या रखा था प्रस्ताव, भी भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, क्योंकि एक प्रकार से उस समय क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो इन्होंने बोला भी भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं उनके पास क्या है, स्वतंत्रता है। वो चाहे तो भारत संघ के अंदर शामिल हो सकती है, चाहे पाकिस्तान के अंदर शामिल हो सकती है, या फिर अपने आप में क्या है, जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकती है। क्या कहा? तो इस योजना के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। दिनांक पूछी जाती है 3 जून 1947 को आई। इसके अनुसार जो रियासतें थी उनके पास स्वतंत्रता थी। अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है तो उसमें हो सकती है, या फिर भारत संघ में, या अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहती है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसके अंदर अलग अलग शर्तें थी। ठीक है। तो इस योजना के बाद क्या है, सबसे पहले जो हमारा अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उसके अंदर हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और एक प्रकार से नई जब सरकार निर्वाचित हुई तब जो आपके प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च कोटि के नेता थे, इनको पता था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत संघ के अंदर जितनी भी रियासतें थी उनके राजाओं से क्या करवाया, साइन करवाई। यानी उनको क्या है, सबसे पहले क्या किया, भारत संघ के अंदर शामिल करवाया। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान से ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने सबसे पहले भारत संघ में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी दी। तो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या बनेगा, भारत संघ बनेगा। उसके बाद क्या है, राज्यों का गठन होगा। तो भारत संघ के अंदर राजस्थान से शामिल होने वाली सबसे पहली या सबसे पहले साइन करने वाली रियासत कौन सी थी? आपकी बीकानेर। बीकानेर। यहां के राजा कौन थे आपके? शार्दुल सिंह जी। इन्होंने क्या है, सर्वप्रथम हामी भरी थी। कब? 7 अगस्त। 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने क्या किया था, यहां पर साइन कर दिए थे भी हाँ हमें भारत के अंदर रहना है। और राजस्थान के अंदर यह है सर्वप्रथम, और यह है सबसे अंतिम। यानी सबसे अंतिम शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? वो थी आपकी धौलपुर रियासत। यहां के राजा कौन थे उस समय? उदयभान सिंह जी। इन्होंने साइन कब किया? 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947। और आप सभी जानते हो 14 अगस्त को कौन आज़ाद होता है? पाकिस्तान। और हमारा देश इससे अगले दिन 15 अगस्त को क्या हो जाता है? आज़ाद। जैसे आज़ाद हो जाते हैं उसके बाद से क्या प्रक्रिया चल जाती है भी, अब हमें क्या है, राज्यों का गठन करना है। पहले सबसे पहले क्या, राजाओं को भारत संघ के अंदर शामिल कर लिया। जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। जो स्वतंत्र रहना चाहते थे कुछ ऐसे थे जो भारत संघ के अंदर शामिल हो गए। तो अब क्या है, पहले भारत संघ बन गया, अब क्या करना है, राज्यों का गठन करना है। तो इसके लिए क्या है, एक विभाग का निर्माण किया गया। वो विभाग कौन सा था? वो था, आपने सुना होगा, रियासती विभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो दिनांक मैं लिखा रहा हूं ये आपको ध्यान में रखनी है। कौन से विभाग का गठन किया गया? यानी राजस्थान के एकीकरण के लिए जो विभाग गठित हुआ था उसका नाम था रियासती विभाग। और इसका गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले जो क्या थे आपके गृह मंत्री, और जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके अंदर भी ये क्या थे, गृह मंत्री थे। और इसके जो सचिव बनाए गए वो कौन थे आपके, वीपी मेनन। ये दोनों ही नाम क्या है आपको ध्यान में रखने हैं, और ये जो दिनांक मैंने आपको लिखाई है 5 जुलाई 1947, ये आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से क्या है 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बना, जिसके अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव जो बनाए गए वो थे वीपी मेनन। ये क्या करते थे, अलग अलग रियासतों के अंदर जाकर राजाओं से क्या करते थे, वार्तालाप करते थे, उनको क्या है सहमति दिलाते थे भी आपको क्या है संघ के अंदर शामिल होना है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चली। अब अपनी बात कर लेते हैं भी, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर रियासतें, आप सभी जानते हो भारत के अंदर उसमें 565 रियासतें थी, जिसमें से राजस्थान के अंदर 19 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों का मतलब है यहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, यानी राजाओं के माध्यम से क्या था, नियंत्रण था। ये 19 रियासतें जो थी, इसके अलावा 3 यहां पर क्या थे, ठिकाने थे, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हो जो सीधा क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, ये कौन सा था आपका, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने कौन कौन से थे, एक था आपका लावा जो कि कहां पड़ता था, टोंक के अंदर, ये क्या था, ये सबसे छोटा था अभी, सबसे छोटा। इसके अलावा नीमराणा जो कि कहां पड़ता है, अलवर के अंदर, नीमराणा भी अलवर के अंदर, और आपका ये जो नीमू चढ़ा है एक जैसे से नाम है ध्यान रखना, वो भी अलवर के अंदर है। एक था आपका कुशलगढ़ जो कि कहां पड़ता था, बांसवाड़ा के अंदर, ये सबसे बड़ा ठिकाना था। अब देखिए प्रश्न 2-3 प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो सीधा पूछा जाएगा रियासतें कितनी थी 19, ठिकाने कितने थे 3, सबसे छोटा कौन सा था आपका लावा, सबसे बड़ा कौन सा था आपका कुशलगढ़, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था आपका अजमेर मेरवाड़ा, और रियासतें 19। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कुल इकाइयां कितनी थी, तो आप जोड़कर बता सकते हो 19 और 3 22 और 1 23, यानी कुल इकाई पूछे तो 23 होंगी। अगर अलग अलग पूछे, ठिकाने पूछे तो 3, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1, और आपकी रियासतें कितनी होगी 19। रियासतें वो स्टेट थी जिनको अंदर क्या होता था आपकी, ये इनको अपने सलामी प्रदेश भी बोल सकते हैं, ठीक है, सलामी प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठिकानों को कोई भी क्या है सलामी नहीं दी जाती थी, ये ध्यान में रख लेना। अब अपने रियासतों की बात करते हैं, 19 रियासतें जो थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले यहां पर इन 19 रियासतों में से 16 जो रियासतें थी वो कैसी रियासतें थी, वो राजपूत रियासतें थी। चलिए 16 कैसी थी आपकी, राजपूत। 2 रियासतें जो थी आपकी वो कौन सी थी, जाट रियासत, और एक जो आपकी रियासत थी वो कौन सी थी, मुस्लिम। मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक। जाट रियासत के अंदर आपको ध्यान में रखना है भरतपुर, ठीक है, इनके राजा थे ब्रजेंद्र सिंह जी, और दूसरी धौलपुर जहां के राजा थे उदयभान सिंह जी। चलिए अब अपनी बात करें राजपूत रियासतें, इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे जो बड़ी यानी जो सबसे ज्यादा किसके पास थी, गोहिलों के पास। इनके पास 5 रियासतें थी गोहिल, कौन कौन सी, उदयपुर, इसके पास में क्या है बांसवाड़ा, वो इनके पास था, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और आपका शाहपुरा, ठीक है। इसके बाद 3 जो रियासतें थी वो राठौड़ों के नियंत्रण में थी, वो कौन कौन सी थी आपकी, जोधपुर, जोधपुर के अंदर भी राठौड़ थे, बीकानेर के अंदर भी राठौड़ थे, और आपके किशनगढ़ के अंदर भी क्या थे, राठौड़। जोधपुर हो गया,
बीकानेर और एक थी आपकी किशनगढ़। अब इसके बाद में बात करूं, दो रियासतें आपकी कछवाहों के पास, कौन कौन सी थी? आप सभी जानते हो, आमेर यानी कि जयपुर और अलवर, ये भी इनसे संबंधित थी। अलवर के अंदर आपने पढ़ा होगा नुरू का कछुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हाड़ा चौहान थे उनके पास भी दो रियासतें थी, कौन कौन सी? बूंदी, और बूंदी से अलग होकर कोटा। एक आपको ध्यान में रखनी है, देवड़ा। देवड़ा चौहान कहां पर थे? सिरोही के अंदर। फिर आपको ध्यान में रखनी है एक झाला, ये कहां पर थी? झालावाड़ के अंदर। और फिर दो रियासतें थी यादवों की, ये कहां पर स्थित थे? आपके जैसलमेर और करौली के अंदर। ये लीजिए, टोटल कितने हो गए? 19, गिन लीजिए। 5, 3, 8, 10, 12, 14, 16, होगी 16। दो आपकी जाट रियासत और एक होगी आपकी मुस्लिम। तो इस प्रकार से ये 19 ये जो रियासतें थी, इनको अपने सलामी प्रदेश भी बोल सकते हैं, सैल्यूट स्टेट। इन ठिकानों के पास कोई भी क्या थे, इनको अपने नॉन चीफ स्टेट भी बोल सकते हैं। इनके पास कोई भी क्या है, इनको सलामी नहीं दी जाती थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सलामी प्रदेश कितने थे जिनको क्या है सैल्यूट दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, तो वो कितनी थे आपकी? 19। चलिए, अब अपने थोड़े से इनमें से कुछ और प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन रियासत अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार से प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी अपने ध्यान में रखना है। सबसे अगर प्राचीन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी रियासत थी? मेवाड़। और सबसे नवीन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो रियासत कौन सी थी आपकी? झालावाड़। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1838 के अंदर, पूर्णतः अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि अंग्रेजों ने जो आपकी टोंक रियासत बनी थी 1817 के अंदर, उनके अंदर भी क्या था? अंग्रेजों का योगदान था। धौलपुर जो रियासत बनी 1804 के अंदर, उसके अंदर भी क्या था? अंग्रेजों का योगदान था। तो एक प्रकार से जो तीन रियासतें थी उनके बनने में किसका योगदान था? अंग्रेजों का योगदान था। तो सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन पूछी जाए तो झालावाड़। यदि आपसे पूछी जाए जनसंख्या में सबसे बड़ी, जनसंख्या में सबसे बड़ी आपसे पूछ ली जाए तो जयपुर। यदि आपसे पूछ ली जाए जो सबसे ज्यादा समृद्ध, यानी जिनके पास पैसा वगैरह धन वगैरह सबसे ज्यादा, वो कौन सी थी? जयपुर। इसके अलावा जनसंख्या में सबसे छोटी यदि आपसे पूछ ली जाए तब आपको क्या याद रखना है? शाहपुरा। ठीक है। इसके अलावा जब हमारा एकीकरण से पूर्व भारत संघ जो विलय वाला काम चल रहा था, उस समय हमारे राजस्थान के अंदर दो ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। आप सभी जानते हो कौन कौन सी थी? एक तो आपकी टोंक रियासत जो कि मुस्लिम थी, और दूसरे आपके जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, वो भी क्या है पाकिस्तान के अंदर मिलने के इच्छुक थे। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पिछड़ी रियासत, तो आप सभी जानते हो क्या होगा? जैसलमेर। बहुत बार प्रश्न आता है। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर आज़ादी तक कोई भी क्या है किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया, और एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर क्या है कोई भी उत्तराधिकारी जो शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। तो इतनी बातें आपको क्या है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए, अब अपने बढ़ते हैं एकीकरण की तरफ। मैं आपको बता चुका हूं रियासती विभाग की स्थापना हो गई थी 5 जुलाई 1947 को। इससे पहले ही क्या है, ये जो अब इस रियासती विभाग के अंदर इन्होंने क्या है कुछ शर्तें रख दी। इन्होंने ये शर्त रखी भी जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है उनको क्या करना चाहिए, उनके पास कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। वही रियासतें क्या है अपने आप में स्वतंत्र रह सकती है। कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और उनकी जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हो अब वो समय आ चुका था जब एक तरफ हमारे देश का संविधान बन रहा था जो कि
26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया। यानी राजतंत्र हट गया था, लोकतंत्र की क्या हो रही थी, स्थापना हो रही थी। तो जो स्वतंत्र रहना चाहती थी उनके लिए ये शर्तें थी, और ऐसी शर्तों को पूरी करने वाली केवल मात्र 4 ही रियासतें थी। वो कौन कौन सी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है आपकी जोधपुर, उसके बाद जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। यानी ये केवल और केवल 4 रियासतें थी, और इन्होंने भी क्या है अपनी तरफ से प्रयास किया था, जैसे राजपूताना यूनियन बनाने का। मेवाड़ के राणा जो भोपाल सिंह जी थे इन्होंने भी किया, कोटा के राजा जो भीम सिंह जी थे इन्होंने भी किया, लेकिन ये क्या है एक प्रकार से सफल नहीं हो पाए थे। और जो हमारे केंद्रीय स्तर के जो बड़े नेता थे, सरदार पटेल थे, उनके सचिव वीपी मेनन जी थे, ये चाहते थे भी पहले अपने क्या करें, ये जो बड़ी रियासतें हैं इनके ऊपर दबाव डालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनको आपस में क्या है मिला करके क्या है एक संघ का निर्माण करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका तब निभाई जाती है जब 30 जनवरी को क्या होता है, एक घटना होती है भारत के अंदर। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की क्या है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जब गोडसे को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद जब उसके संबंध जो किन किन व्यक्तियों से थे, ये जब जांच पड़ताल की जाती है तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था बीएन खरे। बीएन खरे, इनके साथ क्या थे, जो आपके गोडसे थे इनके कुछ संबंध निकले। और ये जो बीएन खरे थे उस समय अलवर के राजा थे तेज सिंह जी, उनके क्या हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे। तो इस वजह से जो अलवर के राजा थे तेज सिंह जी, उनको क्या है उस समय दिल्ली बुलाया गया और उनको वहां पर क्या है नजरबंद कर दिया गया। हालांकि उनके ऊपर जांच वगैरह भी हुई, और एक प्रकार से मैं बताऊं वो शायद दोषी भी नहीं होंगे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा क्या दबाव बनाया गया। उन्होंने बोला कि जो आप बीएन खरे हैं इनके ऊपर जांच पड़ताल कीजिए, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरा इसके अंदर क्या है कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके जो सरदार पटेल जी है या जो वीपी मेनन जी है उन्होंने क्या है चतुराई से काम लिया। उन्होंने बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपका कोई दोष नहीं है, आपको कोई बात नहीं, आपको वैसा का वैसा ही क्या है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको भी क्या है हमारे लिए कुछ काम करना होगा। आपको हम परेशानी से मुक्त कर रहे हैं, आपको भी हमारे लिए कुछ काम करना होगा। आप क्या कीजिए, आप राजस्थान जाइए और अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे आपकी भरतपुर रियासत है, धौलपुर रियासत है, उनसे बातचीत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद कीजिए। हमें क्या है एकीकरण करना है राजस्थान का, और क्या है अलग अलग संघों का निर्माण करना है। और आप क्या है छोटी छोटी रियासतें हैं, तो आप जो आपके आसपास वाली रियासतें हैं उनसे बातचीत करके मत्स्य संघ का क्या है निर्माण कीजिए। तो इस प्रकार से जो अलवर के राजा थे तेज सिंह जी वो वापिस आए यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर भरतपुर के राजा थे, जो धौलपुर के राजा थे, करौली के जो राजा थे, उनसे बातचीत की और उनको क्या है मना लिया। और इस प्रकार से जो हमारे राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एकीकरण के अंदर आप सभी जानते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल मिलाकर 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से मैं बात करूं, जो हमारे 4 चरण थे पहले वाले वो ही महत्वपूर्ण है, उनके बाद तो क्या इनको जोड़ करके एक प्रकार से पूरा नाम दिया गया था। चलिए देखते हैं। सबसे जो हमारा पहला चरण था उसके अंदर निर्माण किया गया मत्स्य संघ का। और आप सभी जानते हो ये जो जयपुर वाला इलाका है, ये जो अलवर भरतपुर वाला है, ये पुराने टाइम में मत्स्य जनपद के अंदर आता था। और ये जो मत्स्य संघ, ये जो नाम सुझाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके, के.एम. मुंशी। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे, कौन थे आपके, के.एम. मुंशी जी। सबसे पहले किसका निर्माण किया गया, मत्स्य संघ का। और कौन सी रियासतों को मिलाया गया, 4 रियासतें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपकी करौली। अलवर के राजा कौन थे, तेज सिंह जी। भरतपुर के राजा कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर के राजा कौन थे, उदयभान सिंह जी। और करौली के राजा कौन थे आपके,
गणेश पाल। और ये जो प्रक्रिया जो संपन्न हुई, हालांकि एनसीईआरटी की कुछ किताबों के अंदर आपको दिनांक 17 मार्च भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कभी भी परीक्षा के अंदर 17 मार्च और 18 मार्च एक साथ नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो गठन है वो 17 मार्च को एक प्रकार से कर दिया गया था, लेकिन जो इसका उद्घाटन होता है वो 18 मार्च 1948 को होता है। तो इसलिए भी आपको भी डेट यही ध्यान में रखनी है, 18 मार्च 1948 को किसका गठन हो चुका था? राजस्थान के एकीकरण का ये प्रथम चरण था। एक संघ बन चुका था, मत्स्य संघ, और ये मत्स्य नाम देने वाले कौन थे व्यक्ति? के.एम. मुंशी जी। ठीक है। और कौन कौन सी रियासतें मिली? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसके साथ में आपको एक ठिकाना भी याद रखना है। कौन सा ठिकाना? नीमराणा, क्योंकि ये कहां पर पड़ता था? अलवर के अंदर, तो इसको भी साथ में क्या है? शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से 18 मार्च 1948 को क्या है? इस मत्स्य संघ का क्या होता है? उद्घाटन। अब ये उद्घाटन कहां पर होता है? जो होता है आपके कचहरी ताल, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ आप सभी जानते हो कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर। यहां पर क्या है? इसका जो उद्घाटन जो है वो किया जाता है मत्स्य संघ का। अब क्योंकि यहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, तो ये जो राजा महाराजा हैं इनको कुछ प्रमुख पद दिए गए। जैसे आपके जो धौलपुर के राजा थे, इन्होंने कहा भी मुझे क्या फायदा मिलेगा इस संघ में मिलने का, तब इनको क्या बनाया गया? इनको बना दिया गया राज प्रमुख। फिर बात उठी, करौली के जो गणेश पाल जी थे वो बोले भी हमें क्या मिलेगा, तो इनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या हो रहा है। वो समस्या क्या है? बहुत सारे जो हमारे जो इतिहास की किताबें आती हैं वहां पर जो मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख है, कुछ स्त्रोतों के अंदर गणेश पाल जी को दिखाया गया है, और कुछ स्त्रोतों के अंदर आपके अलवर के जो राजा है तेज सिंह जी, इनको भी बनाया गया है उपराज प्रमुख। तो आपको उपराज प्रमुख मत्स्य संघ के अंदर ये दोनों ही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक बार आरपीएससी का जो प्रश्न आया है उसके अंदर उन्होंने करौली के गणेश पाल जी को माना है, और बाकी ये जो अधीनस्थ बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं वहां पर ये जो अलवर के राजा थे तेज सिंह जी, इनको क्या है? उपराज प्रमुख माना जाता है। तो अपने क्या है? ये दोनों ही ध्यान में रख लेंगे, दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। तो राज प्रमुख कौन बने? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी, क्योंकि ये क्या थे? उम्र में सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए इनको क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख इधर करौली को अपने राजी करने के लिए किसको बना दिया गया? गणेश पाल जी को। और अलवर के जो राजा थे तेज सिंह जी, ये भी साथ में ध्यान रख लेना, इन दोनों के नाम ध्यान में रख लेना। उद्घाटन कहां पर किया गया? भरतपुर के अंदर। इन चारों रियासतों में से सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? आपकी अलवर। इसलिए राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी भी किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। ठीक है। ये सभी बातें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अब अपने इसके अंदर, क्योंकि अब राजतंत्र एक प्रकार से क्या है यहां पर समाप्त हो रहा है, और यहां पर क्या है? मंत्रिमंडल का क्या है? हमें गठन करना है। तो यहां पर मत्स्य संघ के अंदर जो मंत्रिमंडल यानी मत्स्य संघ के जो पीएम बनाए गए, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बना दिया गया? सबसे बड़ी कौन थी? अलवर, तो अलवर को बना दिया गया। और प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये थोड़ा सा बाद में आएगा, ये आएगा 7 अप्रैल 1949 को। ठीक है, जब हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल है 4 अप्रैल से कार्य चालू करेगा, उसके बाद आएगा। उससे पहले तक इनको क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो यहाँ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम जी कुमावत। कहां से थे ये थे आपके अलवर से। इनको बनाया गया प्रधानमंत्री, और इसी के साथ साथ उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये कहां के थे? ये थे आपके भरतपुर के। तो प्रधानमंत्री बना दिया गया शोभाराम कुमावत को, जो कि अलवर के थे। उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को, जो कि भरतपुर के थे। इसके साथ इनका जो मंत्रिमंडल था उसके अंदर अन्य व्यक्तियों की मैं बात करूं तो एक आपको ध्यान रखना है, चिरंजी लाल शर्मा। ये कहां के थे?
करौली के थे। ये इनके मंत्रिमंडल में क्या थे, शामिल थे। इसी प्रकार से मंगल सिंह टांक, ये कहाँ के थे, ये थे आपके धौलपुर के। इसी प्रकार से मास्टर भोलानाथ, ये कहाँ से थे, आपके अलवर। और भरतपुर से एक और व्यक्ति शामिल किए गए, गोपीलाल जी यादव। तो ये इस प्रकार से इनका क्या हो गया, मंत्रिमंडल भी क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था। तो ये था हमारा पहला चरण, जिसका उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को। और यहाँ पर जो उद्घाटन करने आए थे, इनका भी नाम ध्यान में रखना है। उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गोडगिल, नरहरि विष्णु जी गोडगिल यहाँ पर क्या है, इस पहले चरण का उद्घाटन करने आए, जो कि कहाँ पर हुआ, भरतपुर के अंदर। हालांकि ये जो मत्स्य संघ बना, इसके बाद क्या है, यहाँ पर यहाँ के जो किसान नेता थे ठाकुर देसराज जी, वो थोड़े से नाराज भी हुए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेता चुने गए उनके अंदर कोई भी क्या नहीं थे, आपके किसान नेता नहीं थे। इसी प्रकार से जो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह जी, इनके भाई थे मान सिंह जी, वो भी थोड़ा सा नाराज हो गए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी, इन सभी को क्या है, कुछ ना कुछ पद दिया गया। जैसे अलवर को राजधानी बना दिया गया, अलवर के महाराजा थे तेज सिंह जी, इनको उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया। धौलपुर के जो राजा थे उदयबान सिंह जी, इनको राज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, तो इनका ये मानना था यहाँ पर जो सभी जो पद मिले हैं वो राजपूतों को मिले हैं, जाटों को हमें यहाँ पर क्या मिला है। तो इन्होंने एक प्रकार से थोड़ा सा विरोध किया था, हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक तो थे आपके ये जो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह जी, इनके भाई थे मान सिंह जी, और एक थे आपके ठाकुर देसराज जी, वो थोड़े से नाराज थे, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर कोई भी किसान नेता नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला चरण है वो यहां पर पूर्ण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आएगा हमारा अगला चरण, जिसके अंदर अब आपको क्या है, बस 7 ही दिन बढ़ाने हैं इसके अंदर। पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 18 + 7 25, 25 मार्च 1948। अब कौन सा चरण आ गया, हमारा दूसरा चरण। अब इसके अंदर सबसे पहले, जैसे ये हमारा क्या है, राजस्थान है, पहले ये वाला मत्स्य संघ जोड़ा गया, उसके बाद ये वाला इलाका एक प्रकार से पूर्वी हिस्से के अंदर पड़ता है, तो इससे याद रख लेना, क्या बोल सकते हैं अपने इसको, पूर्व राजस्थान का, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी इसको अपने बोल सकते हैं, राजस्थान संघ, दोनों ही नाम इसके देखने को मिलते हैं। जिसका उद्घाटन कब किया गया, 25 मार्च 1948 को। इसके भी जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, आपके NV गोडगिल। ये जो दूसरा चरण है, इसके अंदर कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया वो महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 9 रियासतों को शामिल किया गया। कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रम से याद रख लेना चाहिए, इधर से बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब चूंकि बांसवाड़ा आया है तो यहीं पर एक ठिकाना, कौन सा, कुशलगढ़, इसको भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के जो मत्स्य संघ बना उसके अंदर 4 रियासतों को मिलाया गया। जो दूसरा चरण हुआ उसके अंदर 9 रियासतों को मिलाया गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां पर क्या याद रखना है आपको, यहां पर जो कोटा के राजा थे वो कौन थे आपके, भीम सिंह जी सेकंड। इसी प्रकार से डूंगरपुर के राजा आपको याद रखने हैं, लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, और बूंदी के थे आपके बहादुर सिंह। ठीक है,
अब ये जो दूसरा चरण बना, तो उसके अंदर जो कोटा के राजा थे, इन्होंने क्या शर्त रख दी, भी हम तभी शामिल होंगे जब आप क्या है, मुझे क्या बनाओगे, राज प्रमुख बनाओगे। और अलवर की जगह जो आप, जैसे मत्स्य संघ की राजधानी आपने किसको बना रखा है, अलवर को, ये जो पूर्व राजस्थान संघ है इसकी राजधानी आप किसे बनाओगे, कोटा को बनाओगे। तो इस प्रकार से आपके जो भीम सिंह जी सेकंड थे, इनको क्या बनाया गया, राज प्रमुख। ठीक है, इनको बनाया गया राज प्रमुख, और कोटा को क्या बनाया गया साथ में, राजधानी। और इसका जो उद्घाटन होता है वो भी कहां पर होता है, कोटा के अंदर ही होता है। उद्घाटन कहां होता है, कोटा के अंदर। चलिए, अब यहां पर आपको क्या थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, यहां पर ये जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने भी मांग रख दी थी भी हमें भी क्या है, कुछ पद वगैरह मिलना चाहिए। तो इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया उपराज प्रमुख। और जब कोटा के महाराजा भीम सिंह जी द्वितीय को यहां पर राज प्रमुख बनाया गया, तो इस बात से आपके जो बूंदी के राजा थे वो भी नाराज थे, भाई कोटा तो क्या है, हमसे अलग होकर बना है, तो हमें क्या है, ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इस वजह से इनको भी क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख। तो अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ये जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, ये उम्र में थोड़े से क्या थे, वरिष्ठ यानी बड़े थे, तो इनको क्या बोल देंगे अपने, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और ये जो बूंदी वाले हैं इनको क्या बोल देंगे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। राजधानी किसे बना दिया गया, कोटा को। अब यहां पर भी क्या होगा, वापिस से उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है, मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो यहां पर पीएम कौन बन जाएंगे भी, पीएम बनेंगे यहां पर गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल जी असावा को यहां पर क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसी प्रकार से बूंदी से आपके ब्रजेंद्र जी हो गए, और आपके ये कोटा से अभिन गिरी जी, इनको क्या है, मंत्रिमंडल के अंदर क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। डूंगरपुर से भी कुछ व्यक्ति मिलाए जाते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो दूसरा चरण है, जिसका उद्घाटन होता है 25 मार्च 1948 को, जिसके अंदर 9 रियासतों को मिलाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है कोटा को, और कोटा के जो महाराजा थे भीम सिंह जी द्वितीय, इनको क्या बना दिया जाता है, राज प्रमुख। बूंदी के राज और डूंगरपुर के जो राजा थे इनको बना दिया जाता है उपराज प्रमुख, क्योंकि डूंगरपुर वाले जो उम्र में थोड़े से बड़े थे तो इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और बूंदी वाले राजा को अपने क्या बोल देंगे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के क्या है, 2 चरण यहाँ पर संपन्न होते हैं। और बाकी के जो चरण हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और वीडियो क्या है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के जो चरण हैं उनको अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।